तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हमारा क्या होता है, किसी को पता है? इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको, जिसमें आपका वन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक, वेरिएबल केवल एक ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर समीकरण क्या है हमारा। समीकरण को ही हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं जी, इक्वेशन बोल रहे हैं, है ना। तो इक्वेशन क्या होता है फिर रेखीय समीकरण क्या होगा, इसमें चर व अचर क्या होते हैं, राशियों के पक्षांतरण में चिन्हों का बदलना। तो ये चार मुख्य बातों को हमको इसमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहला होता है हमारा समीकरण। तो समीकरण कैसे तैयार होता है, तो जानते होंगे, चर और अचर राशि के सम्मिलित, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, किसी भी संक्रिया में क्या करते हैं, उसका एक व्यंजक तैयार करते हैं, वो हमारा समीकरण कहलाता है। ठीक है, जिसमें आपका चर राशि भी होगी और अचर राशि भी होगी। अब यहाँ पर हम लोगों को पहले ये भी जानना पड़ेगा कि चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है ना। तो आप लोग देखे होंगे, जो हमारे पास जीरो से लेकर बोल सकते हैं आपका कहाँ तक, इन्फिनाइट तक की जो संख्या है, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था परिमेय संख्या में एक पूर्ण संख्या उसके अंतर्गत में। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा, जीरो से प्रारंभ हो करके इन्फिनाइट तक जाने वाली संख्या होती है। ठीक है, तो जीरो से लेकर के इन्फिनाइट मतलब आपकी गिनती जहां तक आप कर सकते हैं वहां तक की संख्या को हम क्या कहते हैं जी, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये पूर्ण संख्याओं में से जो रहता है उसको या तो चर कहते हैं या तो अचर कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि चर राशि कौन है और अचर राशि कौन है। ठीक है, ये दो ही नाम तो आ रहे हैं हमारे। ठीक है, और एक और होता है हमारा, जो कि ए से लेकर के कहां तक हो सकता है, जेड तक हो सकता है, अल्फाबेटिकल। तो ये भी आपका चर हो सकता है या फिर अचर हो सकता है। तो कितने लोगों को पता है कि इनमें से नंबर वाले को हम क्या कहते हैं और ए टू जेड अल्फाबेट वाले को हम क्या कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हीं को बोला जाता है कांस्टेंट, और एक होता है आपका वेरिएबल। ठीक है, तो बताइए कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है आपका। बताइए जी, कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। करेक्ट। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, अब हमारा, हम इस पूरे भारत में कहीं भी चले जाएं या पूरे विश्व की बात करेंगे, जीरो से इन्फिनाइट तक की जो भी संख्या आएगी हमारे काउंटिंग नंबर्स पे, उसकी वैल्यू को कोई तो बदल नहीं सकता। वन को वन ही बोल सकते हैं, टू को टू ही बोल सकते हैं जी। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या, कि हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और जो हमारा ए से लेकर के जेड है, माना कि एक्स है, माना कि वाई है, माना कि जेड है, माना कि पी है, माना कि क्यू है, हम जो भी मानते हैं एबीसीडी का, वो हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल क्यों है, वेरिएबल मतलब हो गया बहुत से मान, समझ लीजिए, है ना, बहुत से मान। तो हम कभी एक्स की वैल्यू को वन ला सकते हैं, कभी एक्स की वैल्यू हम टू ले आएंगे, कभी एक्स की वैल्यू हम -5 ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसकी जो वैल्यू है एक्स का ही वन होता है, टू होता है, -5 होता है, मतलब इसकी वैल्यू अलग अलग आती है, इसलिए से वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो ये जो नंबर है आपका इन्फिनाइट वाले जीरो से लेकर के, इसकी वैल्यू को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। ठीक, वन वन ही होता है, टू टू ही होता है। ठीक है जी, इसलिए क्या है हमारा, वो कांस्टेंट है। ठीक, वो फिक्स्ड रहेगा। ओके, तो अब आपने अब इसको दोनों को जब समावेश करेंगे, ठीक है, संयोजन करेंगे, तो हमारा क्या निर्माण होएगा, समीकरण निर्माण होगा। ठीक, तो देखिए समीकरण बीजगणित का वह भाग है जो दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को
समीकरण कहते हैं। तो मतलब ये बीजगणित का एक भाग है, एक पार्ट है मान लो, जो कि दो प्रकार के राशि का हमारा क्या बताता है, समानता बताता है। ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंट है या उन दोनों में क्या समानता है, कितना का गैप है, कितना बराबर है, कितना ज्यादा है, ये सभी। तो समीकरण में एक या एक से अधिक चर अथवा तथा अचर राशियां होती हैं। ठीक है, तो एक या एक से अधिक चर राशि हो सकते हैं और अचर राशि हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वहां पर हमको मात्र क्या पढ़ना है, एक चर की रैखिक समीकरण। ठीक है, अब आप लोग रैखिक समीकरण क्या होता है ये जान लेंगे। तो एक घात वाले, ठीक है, आप पावर नोटेशन को जानते ही हैं, एक घात वाले समीकरण को, ठीक है, अब समीकरण क्या है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये देखिए एक समीकरण है ना, इसमें क्या है आपका वेरिएबल है और दो इसमें कांस्टेंट है। ठीक, ये जो इक्वल का साइन है वो हमारा समता है। ठीक, बराबर का दिखा रहे हैं, इसमें दो साइड होते हैं, एक जो हमारा ये रहेगा बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, और एक इक्वल के बाद वाला रहेगा वो हमारा दायां पक्ष रहेगा राइट हैंड साइड। तो इसमें इसी के बारे में बोला गया है कि राशियों के पक्षांतर में चिन्हों को बदलना। ठीक है, तो पक्षांतर के लिए क्या है आपके, इसके दो साइड होते हैं, दोनों में हम एक दूसरे को एक साइड कर सकते हैं या अलग अलग साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करना ही मतलब पक्षांतर करना होगा। ठीक है, तो जिस रैखिक समीकरण में अज्ञात चरों की संख्या एक होती है उसे एक चर वाली रैखिक समीकरण कहेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5x माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। ये भी आपका क्या है, वन वेरिएबल वाला ही है, क्योंकि ये x x एक ही है, ये 9 और 8 एक ही है। ठीक, ये आपका हो गया आपका कांस्टेंट और ये आपका हो गया वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल में अगर हम यहाँ पर x और y की बात करेंगे तो ये टू वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन आपको इस चैप्टर में इस क्लास में एक वेरिएबल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा इसमें समीकरण जब भी बनेगा वो आपका सिंगल x y z या a टू z में का कोई भी सिंगल अल्फाबेट को लेकर के बनाया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे समीकरण हमारा मान लीजिए एक्स का मान रखने पर बोलते हैं, है ना, तो मान लीजिए कि एक्स प्लस 3, अब देखिए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो एक्स में हम क्या मान रखें कि जिसको 3 में जोड़ने पर क्या आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है, तो वही उसकी एक्स की वैल्यू होती है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन दोनों के आपके समीकरण को संतुलन करना है, समता पे लाना है, समान करना है। तो यहाँ पर 5 तो है ही, अब यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, तो इस तरफ यहाँ प्लस 3 लिखा है और यहाँ सामने x दिया हुआ है। तो प्लस 3 में हम क्या करें कि हमारा आंसर प्लस 5 हो जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे। ठीक, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, तो 5 इक्वल हो जाएगा हमारे 5 के। तो एक बेसिक से सवाल है ये कि भाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, तो अब इसके दो तीन तरीके होते हैं बनाने के कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, ये प्लस 3 को हम ट्रांसफर कर दें इस तरफ। ठीक है, बाय ट्रांसपोजिंग राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, क्या है आपका पक्षांतर करने पर, तो प्लस 3 को जब हम इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या बनता है, -3। ठीक है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बच गया आपका 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई जी, 2 आ गई। ठीक, अब x का मान रख देंगे तो क्या हो रहा है हमारा यहीं पर कि 2 प्लस 3 बराबर 5 और ये बराबर 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। मतलब ये हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, फिक्स्ड है और एकदम सही है। ठीक, लाइनियर इक्वेशन के एक बार देख लीजिए। रेखीय समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। अधिकतम घात की मतलब होता है कि यहाँ पर पावर हमारा एक रहेगा। ठीक है, तो पावर एक रहेगा। ठीक है, और रेखीय समीकरण का एक चर वाला होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया और a प्लस बी इज इक्वल टू 9 हो गया, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 हो गया। ये रेखीय समीकरण है। किसी भी समीकरण में अगर चर की घात, ठीक है, किसी भी समीकरण में अगर चर की घात 2 या 2 से अधिक हो तो वह रेखीय समीकरण नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारा पावर 2 रहेगा तो समझ लीजिए वो क्या कहलाएगा हमारा जी, वर्ग समीकरण कहलाएगा। जिसमें भी पावर 2 आ जाता है वो हमारा वर्ग समीकरण होता है।
और जिसमें भी पावर 1 रहता है वह हमारा लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए दोबारा सुन लीजिए, तो चर को हम लोग कहते हैं वेरिएबल और अचर को कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या हुआ हमारा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारा कांस्टेंट है, और जो अल्फाबेटिकल वैल्यू है वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो ए से जेड को हम वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं, और हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है, कौन सा, नंबर वाला। ठीक, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स, एक चर वाला समीकरण है। यहाँ x बराबर क्या है, आपका चर है, 4 और 3 हमारा अचर है। ठीक है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 2, यहाँ पर 2x में से x हमारा क्या है, चर है, और 2 और 3 और 4, अब यहाँ पर डबल 2 भी ले सकते हो, दोनों 2 है, तो आपका 2, 3 और 4 क्या है, आपका अचर राशि है। ठीक है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो 3x में क्या है आपका, x हमारा चर राशि हो गया, y हमारा चर राशि हो गया, और ये 4 हमारा, और ये 2 और ये 3, तो 2 3 4 हमारा अचर है। ठीक है, तो इतना तो एक बेसिक है, बेसिक समझ में आ गया होगा सबको, आ गया है जी। ठीक, अब यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ते हैं ट्रांसफर को, ठीक, पक्षांतर को, राशियों में पक्षांतर में चिन्हों का बदलना। जैसे a प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, तो ये प्लस 3 वाला जो है हमारा इस पर ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, -3 हो जाता है, और -3 वाला जब इस तरफ ट्रांसफर होता है तो क्या हो जाता है जी, +3 हो जाता है। ठीक है, देखिए उस वाले क्वेश्चन में प्लस था, देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, 3a के साथ गुणन, गुणन विधि में है, तो गुणन को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, वहां पर भाग होता है, ये गुणा में है, इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो इसलिए a/3 लिख देंगे, 6/3 हो जाएगा। ठीक है, आपका 6/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, उस तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक, ये आपका देख लीजिए डिवाइड में है, 3 बटे में है, मतलब डिवाइड में है, डिवाइड वाला जब ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो समझ लीजिए, अगर कोई हमारी संख्या, ठीक है, अगर प्लस में है तो वो इक्वल के बाद जब राइट हैंड साइड की ओर जाएगा तो वो माइनस में बनेगा। ठीक, माइनस वाला आपका प्लस में बनेगा, मल्टीप्लाई वाला आपका डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड वाला जो है आपका मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का ट्रांसफर होता है। अब इसको आपको समझना है, जैसे आपको थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं, इसमें मान लो कि भाई हमारे पास मान लीजिए कि 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि कांस्टेंट को एक तरफ कर दो और वेरिएबल को एक तरफ कर दो, है ना। जैसे ये 5x हमारे वेरिएबल वाले हैं, इसको यहाँ रहने दो, ये माइनस एक्स को जब इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा, वो प्लस एक्स बनेगा। ठीक है, अब ये 8 जो है हमारा उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -8 हो जाएगा जी, तो 9 माइनस 8, 5x में एक एक्स जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6x हो जाएगा, और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में। ठीक, मल्टीप्लाई का डिवाइड चला गया, मतलब बटे में आ गया, करेक्ट। ये 1/6 इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, भले हमने 2 बार यहाँ पर वेरिएबल लिए हैं, 2 बार कांस्टेंट लिए हैं, आप 3 बार ले सकते हो, 4 बार ले सकते हो, जितने बार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतने बार का। ठीक है, चलिए जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, 2/3y प्लस 7 इज इक्वल टू y/2। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं हमारे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इस वाले को इस तरफ ला सकते हैं, +7 को उस तरफ ले जा सकते हैं, जैसे 2/3y माइनस y/2, ये पॉजिटिव था, वो इस तरफ ट्रांसफर होगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये +7 है, उस तरफ जाकर क्या करेगा, -7 करेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर्स हमारा अलग अलग है, तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4y और 3 1 जा 3y, अपान में होगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -7। अब 4y में से 3y माइनस करेंगे तो बचेगा आपका y, अपान में है 6 इज इक्वल टू में है -7। तो y हो जाएगा हमारा, ये 6 डिवाइड में है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आएगा वो 7 6 जा 42, मतलब -42 हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा इसका प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए हमारे 2x - 3 इज इक्वल टू 7, जो हमारा समीकरण का जो क्वेश्चन आता है इसमें, रैखिक समीकरण के, तो इस तरह के एक बेसिक सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, 2x - 3 इज इक्वल टू 7 दिया है, तो 2x इज इक्वल टू क्या होएगा 7, ये -3 उधर जाके क्या करेगा जी, +3, ये हो जाएगा आपका 10, तो ये हो गया आपका 2x। अब x की वैल्यू लाएंगे तो क्या होगा 10/2, तो 2 1 जा 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू क्या हो गया जी हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हमने लाया है। ठीक, अब ये एक तो तरीका है। दूसरा एक तरीका होता है, उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपका है 2x - 3 इज इक्वल टू 7, तो ये जो -3 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, अगर ऐसा नहीं कर सकते, जैसे प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं कि भाई जब इस तरफ -3 है तो इधर क्या +3 कर दो और उधर भी आप +3 कर दो, तो -3 और +3 क्या हो गया, कट गया, तो 2x की जो वैल्यू आ गया उधर क्या हो गया जी 10 हो गया। देख लीजिए, यहाँ -3 है तो हमने उधर +3 कर दिया और इधर भी +3 कर दिया, दोनों साइड को हमको बराबर इक्वेशन वैल्यू देना है। तो यहाँ -3 रहेगा तो +3 कर दो दोनों साइड में, अगर +3 रहता तो दोनों साइड में -3 कर देते। ठीक, आपका 10 आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई 2 है तो आप क्या करो, दोनों साइड में 2 से भाग करने पर, ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया 5 आया। देखिए ये भी 5 आ गया है हमारा, ये भी है। ठीक, हमने यहाँ -3 को ट्रांसफर करके +3 बनाया था, हमने यहाँ पर क्या किया कि -3 है तो हमने एक और +3 दोनों साइड में जोड़ दिए। ठीक है, इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है, उसके जगह में आपको रखना है। ओके जी, 2y + 9 इज इक्वल टू 4, देखो इसको क्या करोगे, 2y + 9 दिया है, यहाँ +9 है तो क्या करोगे -9 कर देना दोनों साइड में, तो यह 4 - 9, तो ये +9 से -9 क्या हो गया, कट गया, तो 2y की वैल्यू क्या आ गया जी -5 आ गया। अब ये +2 है, सॉरी मल्टीप्लाई में 2 है, तो आप दोनों साइड में क्या कर दो, डिवाइड का 2 कर दो। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गया -5/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाते हैं। ये एक देख लो, x/3 + 5/2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, x/3 + 5/2 + 3/2। ठीक है, अच्छा इक्वल है यहाँ पर, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसका होगा 2 1 जा, अच्छा आप ये कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है इसमें, x/3 + 5/2। ठीक है, ये +5/2 है ना, दोनों साइड में -5/2 कर दीजिए। ठीक, x/3 + 5/2 - 5/2 इज इक्वल टू 3/2 - 5/2। ठीक है, समझ में आ जाएगा जी। हाँ, अब देखिए ये वाला यहाँ से कट जाएगा, तो ये x/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, नीचे तो समान ही है, तो 3 - 5 अपान में क्या होगा 2, तो x/3 इज इक्वल टू 5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये डिवाइड में 3 है ना आपका, इसको हटाना रहेगा तो क्या करो, दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, -2/2 × 3, यहाँ से ये कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि को भी समझ जाएंगे, है ना।
एक्स की वैल्यू को आप क्या करेंगे, उसमें अपने मन से, अगर माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में आप कर सकते हैं, नहीं तो बेटर ऑप्शन है आपका ट्रांसफर सिस्टम का। ये -7x को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो +7x हो जाएगा, ये +9 को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, 15/4 -9। अब ये हो गया 4 9 या 36, तो 15 - 36 अपान में 4 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, अब 36 में 15 माइनस करेंगे, 6 - 5 इज इक्वल टू 1, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब ये बड़ी संख्या है, उसके सामने माइनस लगा है, मतलब ये इतना आएगा, और अपान में हो जाएगा 4 इज इक्वल टू में 7x। ठीक है, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये इधर तो पहले से है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, तो -3 बाई क्या होगा, 4 हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। ठीक है, कोई बड़ा चीज तो नहीं लग रहा होगा, सब क्या है हमारे छोटे प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये देख लीजिए, ये भी ऐसे ही लिखा है, 2x अपान 3 इज इक्वल टू 18। तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 इधर जाके डिवाइड करेगा, तो 2 9 जा और 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बता रहे हैं वही है कि 3 का गुणा जो है, यहाँ भाग है तो दोनों तरफ में गुणा कर दो, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर यहाँ से कटेगा, 4×3 = 54 होगा। अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो 2 यहाँ से कट जाएंगे और 2 यहाँ से भाग कर देंगे, तो कितना आ गया, 27। ठीक, तो आपके पास दोनों मेथड है, दोनों में से आपको जो सरल लगेगा वो आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है थोड़ा सा आपका देखिए, जैसे बढ़ेगा है ना, थोड़ा सा इसका सेंस्टन बढ़ता है तो क्या होता है, परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन जो है परिमेय संख्या से रिलेट कर दिया, और ये भी हमारा क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन ही होगा। ठीक है, इसमें भी हमारे x से लेकर के बनाएंगे, तो -7/3 के दुगुने में, अब दुगुना कितना होएगा, तो डबल है, मतलब 2 से उसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो, तो मैं क्या करूंगा, -7/3 मेरी एक संख्या है, अब मुझे क्या करना है, इसका डबल लेना है। ठीक, अब इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, तो माना कि x जोड़ा जाए। ठीक, तो हमारा आंसर 3/7 प्राप्त होगा। अब ये हो गया 7 2 जा 14, तो -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7, ऐसा हो जाएगा। अब ये हमारा निगेटिव में है, उसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3/7 प्लस 14 अपान में कितना होगा, 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, अब 14 7 जा कितना होता है, 98, और अपान में हो जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है, अब इसको लिख देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 9 17 मतलब 107 अपान में 21। ठीक, तो इतना आंसर देखिए यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, तो मानना पड़ेगा, बस समझना क्वेश्चन को है कि दो गुने से बोला है तो 2 से उसको पहले गुणा कर दो जी। क्या जोड़ा जाए, तो प्लस क्या, तो क्या है तो उसके जगह में आप ABCD का कुछ भी मान सकते हैं, ABCD, ए जोड़ा जाए, बी जोड़ा जाए, सी जोड़ा जाए, एक्स जोड़ा जाए, आप वेरिएबल का कोई भी चीज ले सकते हैं। ठीक है, माना कि एक्स जोड़ा जाए तो यहाँ पर एक्स रख दीजिएगा। ठीक है, अगर वाई जोड़ा जाए बोलोगे तो वाई जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम रहेगा है। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। आयत तो जानते ही होंगे आप लोग, क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई को हमको ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का भुजाओं का योग। तो ये लंबाई, ये और ये, मतलब मान लो कि A B C और D लूं, तो क्या करेंगे, परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA या AD। ठीक है, को जोड़ेंगे तो 13 सेंटीमीटर आएगा। अब बोल रहे हैं कि 2 सही 3/4 सेंटीमीटर की लंबाई। ठीक है, तो ये लंबाई क्या है, चौड़ाई ज्ञात कर, चौड़ाई तो दिया है 2 सही 3/4, तो 2 सही 3/4 यहाँ रख दो, 4 दूनी 8 और 3 11/4, तो इधर का भी है तो इधर का भी उतना ही होएगा। ठीक है,
क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो अब आप डायरेक्टली फार्मूला में भी जा सकते हो, और अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि हम ये बोल देंगे कि लंबाई का मान माना कि x है। ठीक जी, लंबाई का मान क्या मानेंगे, x। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, परिमाप बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, तो 2 हो गया, लेंथ का मान तो हमको पता ही नहीं है तो x रहेगा, और ब्रेथ का मान हमारे पास 11/4 दिया है। ठीक है, और परिमाप को दे दिया है 13 सेंटीमीटर। ये कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए, 2 का पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 1 जा 2x और 2 11 जा 22 अपान में 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस में है उसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो 13 सेंटीमीटर माइनस 22/4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये 13 चौक हो गया आपका 52, और ये हो जाएगा आपका 22 बटे में होगा 4 बराबर में 2x। तो 52 में 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 30 बचेगा, बटे में 4 है बराबर में 2x है। ठीक, 2 इधर गुणा में इधर अगर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 30/4 गुणा 2 हो जाएगा, बराबर में आ गया x। ये हो गया आपका 2 का पहाड़ा 15 तो 15/4 हमारा क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक, तो 15/4 हम लोग क्या कहेंगे, इसकी लंबाई है 15/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मात्र हमारा आयत का परिमाप का नया फार्मूला लगा है जी। ठीक, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई आप जानते हैं कि 2 ठो लंबाई होता है और 2 ठो चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई को दिया है तो उसको 2 से गुणा कर दो जी। 4 2 ने 8, 8 3 11/4 हो रहा है। इसको 2 से गुणा कर दो, 11 2 ने 22/4। ये आपका क्या है, दोनों लंबाई का योग है। ठीक, और हम जानते हैं कि चारों भुजाओं का योग, अगर 4 भुजा वाला है तो चारों भुजाओं का योग, 5 भुजा वाला रहेगा तो पांचों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो 13 सेंटीमीटर जो है हमारा 22/4 उसमें से घटा दीजिए, तो 13 चौक 52 माइनस 22/4। अब ये हो गया आपका 30/4। अब ये 30/4 आया है, वो 2 ठो लंबाई का होगा, लंबाई प्लस लंबाई। तो अब एक ठो का निकालना है तो इसे 2 से भाग कर दो। ठीक, 2 से भाग करेंगे तो 15 बार में कटेगा, तो 15/4 आपका क्या होगा, लेंथ की वैल्यू होगी। ठीक है, आप ऐसे ही इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो साहिल है हमारा और एक उसकी मम्मी है। ठीक है, तो भाई जानते होंगे कौन बड़ा होगा दोनों में, कौन बड़ा होगा जी, है ना, मम्मी बड़ी होगी। तो आप क्या करोगे, साहिल को ले लेना x और इसको ले लेना आप 3x। क्यों, क्योंकि वो 3 गुनी है। ठीक है, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो ये x रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। अच्छा, अभी 100 साल चल रहा है, तो 5 साल बाद ये 100+5 हो जाएगा, और वो जो है 3x+5 हो जाएंगे। ठीक, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ के देखें 5 साल बाद का, तो 3x+5 इज इक्वल टू में कितना आएगा, 66 ईयर्स आएगा बोल रहे हैं। ठीक है, अभी 100 साल का था, 5 साल बाद वो 5 साल बड़ा हो जाएगा। अभी ये 3x की थी, और 5 साल बाद वो भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो x और 3x कितना हो जाएगा हमारा 4x, 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, बराबर में हो जाएगा जी 56। ठीक है, सॉरी 66। अब ये जो +10 है उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो 4x बराबर क्या होगा 66 माइनस 10 इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 56 आया, तो ये 4 से कैंसिल होगा कितने बार में, 14 बार में, तो x का मान आया 14। ठीक, तो अगर हमें क्या पूछा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हमने एक को माना था x, तो 14 साल का हो गया।
और एक को माने हैं 3x, तो वो कितने हो जाएंगे 3 गुना, तो 14 तिया क्या हो जाएगा आपका 42 वर्ष। ठीक, तो एक जो है आपका 14 साल के हैं और दूसरे क्या हैं 42 साल के हैं। ठीक है, कठिन है। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न, ये थोड़ा लगेगा कठिन है टाइप का है। बंसी के पास कुछ सिक्के रुपए 2 वाले तथा कुछ रुपए 5 वाले हैं, मतलब 2 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, देख लो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपया है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हमारे पास क्या है, 1 रुपीस 2 वाले हैं और 1 रुपीस क्या है 5 वाले हैं। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो मतलब मान लीजिए कि इसको अगर हम x मान लें तो 2 रुपए वालों की संख्या को क्या मानेंगे 3x मानेंगे। ठीक है, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 दूने, क्योंकि एक सिक्के की वैल्यू 2 है, 3 सिक्के हैं हमारे पास, तो 3 दूने 6x होगा और एक सिक्के की वैल्यू 5 रुपया, तो हमारे पास x सिक्के हैं तो 5 एकम 5x हो जाएंगे जी। अब दोनों के जो पैसे हैं, जो रुपए हो रहा है वो कितना हो रहा है 77 हो रहा है। ठीक है, तो 6 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 11x, 11x की वैल्यू कितना है 77, तो 11 वन जा 11 7 जा, एक्स की जो वैल्यू आया वो कितना आया 7। तो हमें बताना है कि दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने एक ठो को माना था कितना x, उसका आ गया 7। अब एक ठो को माना है हमने 3x, तो उसका मान लेंगे 7 3 जा 21। ठीक है, तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या था 7 था और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या उसका 3 गुना मतलब 21 था। ठीक है, कठिन है कि सरल है। यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारे पास एक सिक्का जो था वो ₹2 वाली थी। ठीक है, तो हमारे पास कितने सिक्के होंगे, तो 5 रुपए वाले सिक्के जितने भी होंगे उसके 3 गुने होंगे, तो 3 दूने 6x होएगा, क्योंकि उसको हमने x लिया है तो 5x होगा। करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए अगला देखिए, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन के सवाल है, लेकिन इसको आपको सरलता से बता देंगे। 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, अब कौन कौन सा है आपको नहीं पता है। ठीक, तो आप तो यही लिखेंगे 11 एकम 11, 11 दूने 22, 11 तिया 33, 3 ठो बोले हैं तो, लेकिन इसको जोड़ने से तो हमारा 363 नहीं आ रहा है। ठीक, तो आपको खोजना पड़ेगा कौन सा है बोल के। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे उसको, कैसे करेंगे जी। हाँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ सॉल्यूशन पे आपको दिया गया है। ठीक है, कि मान लीजिए कि हमारा पहला गुणज x है, दूसरा गुणज x+1 होएगा और तीसरा गुणज x+2 होगा, यही बोलेंगे ना। पहला अगर x है तो एक जिसमें ज्यादा होगा, फिर एक उसमें और ज्यादा होगा, तो एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या, तो ये 3 लगातार हो गए। अब चूंकि वो गुणज किसका है 11 का, तो 11 से गुणा कर दो, इसको भी 11 से गुणा कर दो और इसको भी 11 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 11 एकम 11x और 11 एकम 11x और 11 एकम 11 और ये 11 एकम 11x प्लस 11 दूने 22, इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि इसको दूसरा तरीका से बना नहीं सकते क्या, बताओ। ये तो थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा जी। ठीक है, तो 11 11 11 33x हो गया। ठीक, और 11 और 12 कितना हो गया 33 हो गया, और हो जाएगा बराबर में 363। तो ये 33 को प्लस में हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 33x = 363 माइनस 33। अब 33x क्या हो जाएगा 330, तो ये हो जाएगा आपका 33 एकम और 33 शून्यम, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा।
ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहला संख्या हमारा 11x लिए हैं तो 11 गुणा 10 करेंगे तो हो जाएगा 110, और दूसरा 11x धन 1 लिए हैं तो 11 गुणा 10 बराबर 110, और प्लस 11 करेंगे तो कितना आएगा 121। ठीक है, तो 11 दहम 110, 11 में 11 में 121, और 11 में 12 में 132। ठीक, तो इस तरह से हमारा कुल कितने हो रहे हैं, तीन संख्याएं आपके निकल रहे हैं, 110, 121 और 132। ये लगातार तीन 11 के गुणज हैं, जिसको जोड़ने पर आपका 363 आएगा। 3 2 और 1 3 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं, है ना, कि इतना बड़ा ना बनाना पड़े, क्योंकि समय हमारे पास ऐसे छोटे सवालों के लिए क्या हो, कम हो, है ना, ताकि जल्दी बन जाए। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास एक छोटा तरीका है, वो है आपका बीच वाली संख्या निकालने का। ठीक है जी, बीच वाली संख्या। ठीक है, तो बीच वाली संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, किसको किसको पता है, वो जानते हैं? तो देखिए, बीच वाली संख्या का फार्मूला है योग बटे कुल संख्या। ठीक है जी, योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना है, 363 है, और कुल कितने संख्या जोड़ रहे हैं, तो तीन संख्या जोड़ रहे हैं, क्योंकि 11 के तीन गुणज बोला है, तो 3 1 कम 3, 3 2 ने 6, 3 1 कम 3। देख लीजिए कितना आ गया, 121। ये बीच में आएगा, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या, तो 121 आ गया आपका बीच में। तो 11 के पहाड़ा में से पहले क्या आता है, ये आपको ढूंढना है। ठीक जी, तो पहले आप, अगर आपको नहीं पता है कि क्या आता है, तो आप इसको भाग कर दीजिए 11 से। 11 में 11, तो 11 के पहले क्या आएगा, 10, तो 11 दहम 110, और 11 के बाद क्या आता है 12, तो 11 में 12 132। ठीक, सरल हुआ कि नहीं हुआ? बीच वाली संख्या हमने 121 लाया, 11 के पहले, 11 के पहाड़ा में उससे पहले क्या आता है, 110 आता है, 11 के इसके बाद 11 के पहाड़ा में क्या आता है, 132 आता है। ठीक है, तो ये जो इतने बड़े जो हम एक्स वाले बना रहे थे, तो उसके लिए एकदम शॉर्टकट तरीका क्या है कि तीन गुणजों का योग 363 है, तो 3 से इसे भाग कर दीजिए, बीच वाला गुणज निकल जाएगा। अब 11 के पहाड़ा को 121 के पहले क्या आता है वो पढ़ लीजिए, 11 एकम 11, 11 99, ऐसे करते जाएंगे, तो 11 दहम 110, 11 में 11 में 121, और 11 में 12 में 132। तो ये तीन लगातार संख्याएं उसकी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, बनेगा? सब लोग याद कर लीजिए कि बीच वाली संख्या का फार्मूला होता है योग बटे कुल संख्या। ठीक है, हाँ, ये एक और क्वेश्चन में पूछते हैं उसको, वो बता देता हूँ एक बार। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग को ये बोल देंगे कि लगातार, ठीक है, अब 5 ठो लेंगे, ज्यादा बेटर है, लगातार 5 प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है जी, कितने, तो कितना आता है, प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा 70 आता है। ठीक है, देख लो, अगर हम लगातार 5 ठो प्राकृत संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा 70 आता है। ठीक है, तो बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो ऐसे प्रश्नों में भी हम वही करेंगे, 5 ठो प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं तो 70 आता है, तो 5 से इसे भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, 14। अब 5 ठो संख्या का लिए डब्बा बना देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब ये बीच वाली संख्या है 14, और उससे पहले क्या आएगा, 13, उससे पहले क्या आएगा, 12, 14 के बाद क्या आएगा, 15, और उसके बाद क्या आएगा, 16। तो ये लगातार 5 प्राकृत संख्याएं निकल गए, जिसका सम करने पर 70 आएगा। ठीक है, आप एक बार जोड़ के देख लीजिएगा, ये इतना ही होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि कभी भी अगर योग दिया है और कुल संख्या पता है, तो आप बीच वाली संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब बीच वाली संख्या को निकाल, अब प्राकृत बोलेगा तो भाई एक कम एक कम एक कम प्राकृत संख्या आएंगे बैक में, और एक ज्यादा एक ज्यादा एक ज्यादा एक ज्यादा करेंगे तो प्राकृत संख्या आएगा आगे में। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हम प्राकृत संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक जी। अगर ये हमारा मान लीजिए कि सम संख्या रह जाता है, बाय द वे, जैसे एक एग्जांपल आपको उसमें बता देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास 5 ठो या 4 ठो ले लेता हूँ, 4 ठो ले लेते हैं इसमें। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, ये 4 ठो जब हम लोग सम संख्याओं को जोड़ देते हैं तो हमारा 236 आता है। ठीक जी। तो पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है और सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। तो आपको क्या होता है, ये मानना पड़ता है। जैसे अभी हम इक्वेशन पढ़ रहे थे, इक्वेशन पे जाएंगे तो मान लीजिए कि भाई सम संख्या 2 से भाग होने वाली संख्याओं को कहते हैं। तो मान लीजिए पहला सम संख्या आपका 2x है, तो दूसरा सम संख्या 2x धन 2 होगा, तीसरा सम संख्या 2x धन 4 होगा, और चौथा सम संख्या 2x धन 6 होगा, ऐसे मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 होगा। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक, और बराबर में लिखेंगे 236। तो इतना को जोड़ के जब x का वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आएगा। उस x की वैल्यू को इसमें रखोगे तो छोटा निकलेगा, और इसमें रखेंगे तो बड़ा निकलेगा। तो अगर इसका हम छोटा बनाएं तो क्या बनेगा, तो इसको देखो कितने सम संख्या लेना है, 1 2 3 4, तो इसको 4 से भाग कर दो, 4 5 6 20, अब यहाँ से 3 रिमाइंडर, तो 4 9 36। अब देखिए 59 आ गया जी। तो अब आप सोचोगे कि 59 तो सर विषम संख्या है, हमको तो सम संख्या के बारे में बोल रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन चारों लाइन में से बीच वाली जगह खोजनी है। बीच वाली जगह ये होगा, ठीक, दो इधर लाइन छोड़ दो, दो इधर लाइन छोड़ दो। ठीक जी, दो इधर छोड़ेंगे, दो इधर छोड़ेंगे, तो बीच में आएगा 59। 59 के पहले सम संख्या क्या आता है, 58। 58 के पहले सम संख्या क्या आता है, 56। 58 के बाद सम संख्या क्या आता है, 60। और 60 के बाद सम संख्या क्या आती है, 62। अब इन चारों सम संख्याएं ही हमारे आंसर है, जिसका जोड़ने पर 236 होता है। तो ये है वो चार लगातार सम संख्याओं का योग 236 वाले। तो छोटी सम संख्या बोलने से 56 और बड़ी सम संख्या बोलने से 62। ठीक है, अब हो जाएगा। कभी भी ये 2x 2x+2 2x+4 का नहीं करना पड़ेगा। अब गुणज वाला रहेगा तो भी बनेगा। यही फार्मूला है उसका, योग बटे कुल संख्या। ठीक, योग बटे कुल संख्या क्या निकलेगा, बीच वाली संख्या निकलेगी। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इसके लिए, ठीक, काम का चीज है। चलिए इधर के क्वेश्चंस आप एक बार बनाइएगा, थोड़े सरल हैं। ये देखिए इतना का करना है, इतना ही है, एक्स का वैल्यू निकालना है तो ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अगर आपको किसी संख्या के से 1/2 घटाने और परिणाम 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है, ऐसा बोला जाए। ठीक है, तो पहले ही आपको क्या करना, वह संख्या क्या है, तो मान लो वह संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, 1/2 घटाने और परिणाम 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस संख्या में से हम 1/2 घटाएंगे और उसके बाद उसे 1/2 से गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर 1/8 आता है। ठीक, ये बोला है उस संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमारा आंसर 1/8 प्राप्त हो। तो देखिए आपका सेंटेंस में ही सब चीज छुपा रहता है। क्वेश्चंस आप रीड करिए, रीड बारीकी से करना है। क्वेश्चन जितना बारीकी से पढ़ोगे आपके सॉल्यूशंस आंसर उतने कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे आएंगे। आप लोग क्या है, हड़बड़ी में गड़बड़ी, क्वेश्चंस आप पढ़ते नहीं हैं, ठीक, गलती हो जाती है। तो यहाँ देख लो ये मल्टीप्लाई में है जी, उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x - 1/2 इज इक्वल टू 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक, इतना करेंगे तो हमारा x - 1/2 इज इक्वल टू, डिवाइड का क्या होता है जी, मल्टीप्लाई में चेंज होता है, ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो 2 1 जा 2 4 जा 8, ये ऐसा कटेगा। तो x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो सॉरी x - 1/2 इज इक्वल टू 1/4 हो गया। अब ये माइनस में है, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा जी, प्लस में होगा।
तो 1/4 प्लस 1/2, तो 2 वन जा और 4 वन जा, ठीक है। 2 वन जा क्या होगा 2 और 4 वन जा क्या होगा 4, ठीक है। और ये हो गया, अब 4 2 जा 8 हो गया, तो 6 क्या हो गया हमारा 8, तो 2 3 जा और 2 4 जा, तो कितना आएगा 3/4 हमारा आंसर होगा, जो कि यहाँ पर भी आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। एक आयताकार तरनताल है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, देख लो ये भी क्वेश्चन वही है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई क्या है x है, उसका डबल करेंगे तो क्या है 2x, से 2 मीटर अधिक है मतलब +2। अब इसका परिमाप, तो परिमाप मतलब होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो परिमाप 154, 2 रख दो, लंबाई का मान क्या रखोगे 2x + 2 रखेंगे, और चौड़ाई का मान को आप रखोगे x, बराबर में हो जाएगा आपका 154। ये दो इधर मल्टीप्लाई में उधर करके करेगा, डिवाइड करेगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 और 1 3x + 2 बराबर में 77। तो x का मान निकालो, 3x का मान निकालेंगे तो 77 - 2 मतलब 75, और 3 से कटाएंगे तो 25, तो x का मान आ गया आपका 25, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे x का मान कितना, देखिए 3x का मान 75, x का मान आएगा 25। अब उसे रख दीजिएगा जी, 25 दूनी 50 और 2 जोड़ेंगे तो 52, ये लंबाई होगा, और 25 तो हमारा x है जिसकी वैल्यू ये तो हमारा चौड़ाई है, ठीक है। अब दोनों को आप जोड़ लीजिए और उसे 2 से गुणा करिए, आपका परिमाप निकलेगा। अब क्षेत्रफल भी पूछेगा तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई पूछेगा तो लंबाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कठिन प्रश्न है क्या, नहीं है, है ना, ठीक है जी, बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम थोड़ा देखते हैं, जो कि बटे वाले रहते हैं थोड़े से। 2x - 3/3x + 2 इज इक्वल टू -2/3। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कौन बताएंगे। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, रब कार्य करके बताओ किसका कितना आ रहा है। बता के बताइए हैं 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट का ही सवाल है, ठीक है। हाँ, 1 ऑप्शन में नहीं है, सब फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, है ना, रेशनल नंबर में बटे में आएगा। 5/12 ये ऑप्शन में है, ठीक है। अब वो सही है कि गलत है एक बार चेक करें। चलिए ठीक, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक, इसीलिए बता रहे हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब राइट से लेफ्ट की ओर का मल्टीप्लाई कर दो, और इधर लेफ्ट से राइट की ओर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो 2x - 3 है, इसको हम ये नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरफ जो -2 है उससे इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2 से। तो 3 2 जा क्या होगा 6x, 3 3 जा क्या होगा -9, 2 3 जा क्या होगा -6x, और 2 2 जा क्या होगा -4, ठीक, प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये -6x को हम क्या करेंगे, एक तरफ ट्रांसफर करेंगे तो +6x हो जाएगा जी, और ये -9 को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो +9 हो जाएगा जी। तो 9 में से 4 माइनस करोगे तो आपका 5 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और ये 6 और 6 क्या होगा 12x होगा।
तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 12 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाकर क्या करेगा जी, वो डिवाइड करेगा, तो x की जो वैल्यू है वो 5/12 आएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, एक आध दो तीन ठो क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, उसमें से आप बना के देखिएगा और होमवर्क सेंड करके बताइएगा। ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है, हमारा एक त्रिभुज की बात कही गई है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं लेकिन 2 भुजाएं आपस में क्या होती हैं जी, समान होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मान लो ये भुजा हमारा x है और ये भी हमारा x है, और आधार तो दिया है 4/3। ठीक है, और परिमाप जो दिया है वो 4 सही 2/15 दिया है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है जी, सभी भुजाओं का योग। तो पहला भुजा x है, दूसरा भुजा x है और तीसरा भुजा 4/3 है, जिसका योग करने पर आ रहा है 4 सही 2/15। तो ये 2x हो जाएगा प्लस 4/3 इज इक्वल टू 15×4 = 60 और 2 कितना होगा, 62/15। ये पॉजिटिव है, उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। तो 62/15 माइनस 4/3। अब 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 3×2 = 6, 3×6 = 18, और 15×4 = 60, और 15×3 = 45। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 6 - 0 इज इक्वल टू 6, और 18 - 6 इज इक्वल टू होगा आपका 12। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अपान में 45। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाकर डिवाइड करेगा, तो यही से काट देते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63। तो जो x की वैल्यू है वो क्या है आपका, 7/5 है। ठीक, तो हमें क्या पूछा है, दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, तो 7/5 सेंटीमीटर होगा बराबर भुजाएं। ठीक, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान है, वही भुजाओं का मान x लिए थे और उसी का मान 7/5 आया है। बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है आपको ट्रांसफर करेंगे, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये देखिए, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब हम इस तरह बेसिक फॉर्म में बनाएंगे तो क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दूसरा संख्या x है, पहला संख्या x धन 15 है। ठीक, यही बोलेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 95। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 15 जाकर क्या करेगा, -15, तो 95 - 15, तो 2x का वैल्यू होगा आपका 80, तो x का वैल्यू हो जाएगा 80/2 मतलब 40, तो x का वैल्यू आया 40। ठीक है, x का मान 40 आ गया, और एक ठोक में 15 जोड़ दीजिएगा तो 45 हो जाए 55 हो जाएगा। तो एक ठो 40 है और एक ठो 55 है। तो अब इसका दूसरा तरीका देख लो, अगर 15 ज्यादा है तो पहले 15 कम कर दो। ठीक, तो 95 में से 15 कम करेंगे तो 80। अब दो लोगों से बांट लीजिए, कितना कितना आएगा, 40-40। तो एक का 40 है और दूसरे का 15 ज्यादा दे दो जी उसको, तो कितना आ गया, 55। तो ये x वाला भी इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, 15 अधिक है मतलब माइनस करो, अगर 15 कम है बोलते तो प्लस कर देते, और फिर उसको 2 से भाग कर देते, फिर एक को उस पे 15 कम करके दे दो और एक को 15 ज्यादा करके दे दो जी। ठीक है, ये ऐसा बना सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 और 3 में कितना का डिफरेंट है, 2 का। इस 2 का ही मान 18 दिया है, तो एक का मान क्या होगा, 9, तो 9 × 5 क्या हो गया, 45, और 9 × 3 क्या हो गया,
27। ठीक, तो बड़ी संख्या जो रहेगा वो 45 है और छोटी संख्या जो रहेगा वो 27 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला है, तो 45 और 27। रेशियो में सबसे अच्छा बात यह है, और दोबारा ये गलती नहीं होगा आपसे, ठीक है, कि आप रेशियो को ही अपने आप में एक संख्या मान लीजिए। एक 5 है, एक 3 है, दोनों घटाएंगे तो जो भी आएगा उसका मान 18 होगा। तो 2 का मान 18 आ रहा है, तो 1 का मान कितना होगा? 9। तो 9 का 5 का मान कितना होगा? 9 पछे 45, और 3 का मान कितना होगा? 9 तिया 27। तो एक 27 है और एक 45 है। ठीक है, रेशियो वाला बन जाएगा। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, ये वही क्वेश्चन आगे देख लीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 3 ठो लगातार पूर्णांक जोड़ेंगे तो 51 आ रहा है जी, 3 से भाग कर डालो तो कितना आ गया? 17। ठीक, ये बीच वाली संख्या है। उससे पहले क्या आएगा? 16, उसके बाद क्या आएगा? 18। अब जोड़ के देखो, 8 7 15 का 5, 15 हो गया, 15 और 6 21 का 1, 1 2 3 और 2 5 आ गया। तो क्या पूछा है हमको? पूर्णांक ज्ञात कीजिए, कौन कौन सा है? तो ये आ गया 16 17 और 18। हमारा भी आ गया है 16 17 और 18। जब भी योग वाला आएगा ना, जितनी संख्या दिया है उससे उसे भाग कर दो जी, वो आपका संख्या निकल जाएगा। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। देख लो, 3 ठो गुणज है ये भी, है ना? तो 1 2 3, 3 से इसे भाग कर दो, 3 दूने 6, 2 रिमाइंडर बचेगा, 28 होगा, 3 नवा 27 और 3 छके 18। तो बीच वाला जो गुणज है ना 8 का, वो 296 है। ठीक है, तो अब 296 में 8 माइनस कर दीजिए, पीछे आ जाएगा। तो 16 माइनस 8 बराबर 8, और 8 में कुछ नहीं घटाएंगे तो 8। तो कितना आ गया? 288, और इसमें 8 प्लस कर दीजिए, तो 8 6 14 304। ठीक, तो बीच का आ गया 296, और ये हो गया 288, ये 304 हो गया। ठीक, तो ये 3 संख्याएं आपके निकल जाएंगे। देख लो, हमेशा हम वही बना रहे हैं। जब भी गुणज रहे चाहे योग रहे, योग दिया है मतलब कितने संख्या का योग है वो आपको पता रहेगा। 3 ठोक है तो 3 से भाग करो, बीच वाला निकलेगा। अब 8 का पहाड़ा है तो 8 माइनस कर दो, 8 बढ़ा दो, पहले का निकल जाएगा, आगे का निकल जाएगा। ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को इस चैप्टर में? ये सब वही है ना? थोड़ा अलग अलग रहेगा। देख लो, 9x अपान 9 इज इक्वल टू 63/9 है, तो क्या होगा? तो दोनों 9 कैंसल, 9 7 जा 63, x की वैल्यू क्या आ गया? 7। ठीक, ऐसा है ना? ये उम्र वाला है, 5:7 दे देंगे। ठीक, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करोगे? इसको 5x मानेंगे और उसको 7x मानेंगे। 4 साल के बाद प्लस 4 कर दो। ठीक है, तो अब इन दोनों का योग जो है हमारा कितना होगा? 56 वर्ष होगा। तो सबसे पहले ये 5x ये 7x अकॉर्डिंग लेंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। 7 5 12x हो गया, 4 4 8 हो गया, बराबर में आ गया 56। 8 इधर जाके क्या करेगा? माइनस। तो 12x का मान हो गया 48, x का मान हो गया 4। तो ये हो गया आपका x का मान, सॉरी हाँ 4 आएगा। अब इसको वैल्यू को रख दीजिएगा, 4 पंचे 20 साल का, 4 सत्ते 28 साल का। ठीक, एक 20 साल का है और एक 28 साल का है। ठीक है, बन जाएगा 20 साल और 28 साल। ठीक है, ये सब रेशियो वही बनेगा है। रेशियो को समझिएगा, ये 7x बनेगा, ये 5x बनेगा, है ना? यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, देख लो, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, समझ लीजिएगा है। बालक 7x हैं, बालिकाएं 5x हैं। अब को रहा है कि बालकों की संख्या मतलब 7x वालों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो 5x प्लस 8 कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? 7x, अब इधर आएगा 5x, इधर हो जाएगा आपका 8, तो कितना आ गया? 2x, 2x का मान कितना होगा? 8।
अच्छा, संख्या से बोला है तो यहाँ पर ये ऐसा होगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा उल्टा हो गया। देखेंगे इसमें क्वेश्चन में रहता है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ठीक है। 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8 करके देखते हैं एक बार। माइनस और 2x का वैल्यू 8, तो इसका आ गया 4, तो 4 सत्ते हो गया 28 और 4 पंचे हो गया 20, ठीक। तो ये आ गया आपका 20 और ये हो गया आपका 28, ठीक है। सब वैसे ही है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बड़ा नहीं है। बस आप ट्राई करिए एक बार घर में बनाने का, ठीक है। ये पीडीएफ आपको शेयर कर देते हैं, है ना। ये सबको बना के देखिएगा, फिर जो जो नहीं समझ में आएगा ना उसको आप कल पूछिए, हैं आप लोग पूछते नहीं हैं। एक परिमेय संख्या के 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? माना कि संख्या x है, ठीक। इस तरह करके इसको 5/2 से गुणा कर दें, 5/2 कर दो, ठीक। फिर 2/3 जोड़ देते हैं, तब आंसर आपका -7/12 आता है। अब इधर को प्लस उधर जाके माइनस करो, ये गुणा में उधर जाके डिवाइड करो, फिर आपका x का वैल्यू निकलेगा जी, ठीक। अब एक बार प्रयास करिएगा, ओके। ठीक है जी। चलिए, ये आपका भी चैप्टर हो गया कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट मिलते हैं कल, है ना। 2 बजे मिलेंगे, ठीक है। आ गए हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज था तो बाहर चले गए थे, ठीक है जी। हाँ जी, कल टेस्ट मॉर्निंग में होगा, ठीक। 8:30 बजे के आसपास लगभग मान लो, ओके। तो आज का हम लोग डालते हैं आंसर थोड़ा लेट नाइट, जितने बजे भी। चलिए, सबको गुड नाइट, बाय, टेक केयर।